कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में यह दिखाया गया था कि किस तरह सुनीता केजरीवाल सीएम हाउस को लॉक कर उसकी चाबी किसी दूसरे व्यक्ति को दे रही हैं और किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने पिता का हाथ थामे वहां से बाहर जा रहे हैं। ट्रकों पर सामान लादकर अरविंद केजरीवाल तो जरूर फिरोजशाह रोड पर राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के बंगले में शिफ्ट हो गए, लेकिन आवास खाली करने और उसकी चाबी हैंडओवर करने का वीडियो महज आम आदमी पार्टी का एक प्रोपेगेंडा था। हकीकत तो यह है कि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ने बंगले की चाबी संबंधित अधिकारी को दी ही नहीं, उसकी चाबी किसी दूसरे को दे दी और फिर बाद में उससे वापस भी ले ली और फिर चुपके से आतिशी मरलेना अपने साजो सामान के साथ उस बंगले में घुस गई। असल में नियम यह है कि जब कोई बंगला खाली करता है तो उसे संबंधित विभाग को सरेंडर किया जाता है और संबंधित विभाग उस बंगले की पूरी तरह से जांच करता है कि बंगले में सारे सामान सही हैं कि नहीं। बाकायदा आवंटित किए जाने से लेकर हैंडओवर किए जाने के बाद सामानों की लिस्ट बनाई जाती है। अगर कोई सामान कम निकलता है तो उसे वापस मांगा जाता है। सूत्रों का कहना है कि सीएम हाउस से कोई कीमती सामान गायब हो सकते हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने उसकी जांच नहीं की जो केजरीवाल को उपलब्ध करवाए गए थे। सूत्रों को महंगी कालीनें और इंपोर्टेड क्रॉकरी सहित कई सामानों के गायब होने की आशंका है। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस सरकारी बंगले में आतिशी रह रही हैं उसे अभी तक पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया और ऐसे मुख्यमंत्री का उसमें रहना अनुचित है। बीजेपी का यह आरोप भी है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना बंगला अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं किया। पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल ने सिर्फ एक वीडियो जारी कर नाटक रचा है, जबकि बंगले की चाबियां पीडब्ल्यूडी के अधिकारी विजय कुमार को दी जानी चाहिए थीं, लेकिन चाबी सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को दे दी गई और फिर उससे चाबियां वापस ले ली। बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए पीडब्ल्यूडी का एक लेटर जारी किया और इस लेटर में लिखा है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड को खाली करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। साथ ही लेटर में इस बात का जिक्र है कि इस बंगले के कंस्ट्रक्शंस को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है और जब तक सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक ये बंगला किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता है। विजय कुमार दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के कैंप ऑफिसर हैं जो मुख्यमंत्री आवास की देखरेख और जिम्मेदारी संभालते हैं। विजय कुमार ने ही सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री आवास की चाबियां उन्हें अभी तक हैंडओवर नहीं की गई हैं। साथ ही इस सरकारी बंगले के निर्माण को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है। इस विवाद के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने सामान के साथ 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिना सरेंडर किए अरविंद केजरीवाल अपने साथ शीश महल से क्या क्या ले गए, इसकी जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव के रिश्तेदार और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सरकारी बंगले से बहुत कुछ लेकर खिसक गए। बंगले में लगे सरकारी सामान को अपना माल समझकर तेजस्वी यादव बेड से लेकर एसी तक उखाड़ कर ले गए। डाइनिंग टेबल और सोफा भी गायब हो गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। तेजस्वी यादव इस बंगले में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए रह रहे थे, लेकिन बंगला खाली होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगले से कीमती सामान गायब है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो इस बंगले को रेनोवेट कर काफ़ी कीमती सामान लगाए गए थे। जब उन्होंने बंगला खाली किया तो सभी सामान गायब है। बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह बंगला आवंटित हुआ, वे दशहरे के बाद इसमें शिफ्ट होंगे। बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली तो कर दिया लेकिन कीमती सामान ले गए। दानिश इकबाल के अनुसार नए सोफे को यहां से ले जाया गया और कबाड़ से लाकर पुराने और जर्जर सोफे यहां रख दिए गए। दानिश ने आगे कहा कि इसके अलावा एसी भी उखाड़ कर ले जाया गया और कबाड़ से लाकर पुराना एसी बाहर फेंक दिया गया। हाइड्रोलिक पलंग गायब है। ड्रेसिंग टेबल का महंगा मिरर गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़ दिया गया, टोटी उखाड़ ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति को यहां से उठाकर अपनी संपत्ति समझकर ले जाने की कोशिश की। जितने भी महंगे सामान थे उसे यहां से उखाड़ लिया गया। दानिश इकबाल ने बताया कि बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को भी उखाड़ लिया गया, फाउंटेन की लाइट्स को भी उखाड़ लिया गया। सरकारी संपत्ति की लूट की गई। जिम वाले रूम में महंगे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, वो देखने से लगता ही नहीं कि यहाँ कभी जिम खाना भी था। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के बंगले को खाली किया, कुछ इसी तरीके से अखिलेश यादव 2017 में चुनाव हारने के बाद सीएम के बंगले को खाली करके गए थे। मुख्यमंत्री आवास खाली करने से पहले वहां खूब तोड़फोड़ मचाई गई। सभी कीमती सामान अपने साथ लेकर चले गए। बंगले में जितनी टोटियां लगी थीं सभी खोल ली गई, इसलिए उन्हें टोटी चोर कहा जाता है। तब से सरकारी संपत्ति को अपना समझकर ले जाने वालों के लिए टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने भी तेजस्वी यादव को टोटी चोर कहा।
शीश महल के सारे राज राज ही रहे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने तगड़ी चाल चली। बंगला हैंडओवर किए बगैर उस पर आतिशी मरलेना का अवैध कब्जा करवा दिया। अवैध इसलिए कि बंगले के आवंटन से पहले उसके स्टाफ को चेक किया जाता है, इन्वेंट्री बनती है, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा होने ही नहीं दिया। बंगले की चाबी अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखी और उसमें आतिशी मरलेना की एंट्री करवा दी। ऐसे में किसी को नहीं पता कि बंगले से कितने पर्दे गायब हैं, कालीन कहाँ गई, महंगे फर्नीचर्स का क्या हाल है और आखिर में बंगले में क्या है और कैसा है। इसकी भनक तब तक किसी को नहीं लगेगी जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने आतिशी मरलेना की एंट्री तो शीश महल में करवा दी, लेकिन उसके मास्टर बेडरूम की चाबी अभी तक अरविंद केजरीवाल ही के पास है। उस कमरे को केजरीवाल ने अब तक बंद रखा है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को चाबी हैंडओवर नहीं की। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने अभी तक सीएम आवास को खाली नहीं किया। सचदेवा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने कैमरे के सामने बंगले की चाबी एक ऐसे अधिकारी को सौंपी जो उसके लिए अधिकृत नहीं थे। बाद में ये चाबी वापस ले ली गई और पीडब्ल्यूडी को अभी तक वापस नहीं की गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि नियमों के तहत चाबी अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं सौंपी गई और बंगला अभी तक अरविंद केजरीवाल के नाम ही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चाबी भी उन्हीं के कब्जे में है। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली नहीं किया गया। उस दिन की नौटंकी जब केजरीवाल परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सब ने देखी। सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला उनका आवास खाली नहीं किया गया, उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। सचदेवा ने कहा कि उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे सीएम ऑफिस के विशेष सचिव प्रवेश रंजन झा, जबकि चाबी देनी चाहिए थी पीडब्ल्यूडी विभाग के सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे बाद वापस ले ली जाती है। वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्जे में है। अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी चिट्ठी लिखती हैं, मैं उस आवास में जाऊंगी, कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए आवंटित नहीं है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल नहीं चाहते कि बाकी लोग उसे देख सकें, उसमें क्या राज छिपे हैं। सचदेवा ने एक नोटिस भी मीडिया को दिखाया। इसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इसमें लिखा है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित घर की चाबी पीडब्ल्यूडी को देकर कुछ समय बाद वापस ले ली गई। इसके बाद वापस की ही नहीं गई ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। इसमें यह भी कहा गया है कि आवास के निर्माण को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है और नए आवंटन से पहले इसका निरीक्षण करना है, स्टॉक की इन्वेंट्री बनानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार की काहली की वजह से बर्बाद हो चुकी दिल्ली को लेकर केजरीवाल जो कह रहे हैं उसका कुल मतलब यही है कि बीजेपी वालों ने चल चल कर दिल्ली की सारी सड़कें तोड़ दी, इसीलिए दिल्ली की सड़कें खराब हो गई हैं। वो अस्पताल में मरीज बनकर आए और सारी दवाइयां ले गए, इसलिए अस्पतालों में दवाइयां कम पड़ गई। बारिश इतनी करवा दी कि ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो गया। गर्मी इतनी ज्यादा करवा दी कि बिजली कम पड़ गई। सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ कर ले गए, संजय सिंह को तिहाड़ भेज दिया, फिर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। अब मैं बाहर आ गया हूँ, सब ठीक करवा दूंगा। केजरीवाल का यही अंदाज है। दिल्ली की सड़कों पर जब वो आतिशी मरलेना के साथ पहली बार घूमने निकले तो उसके बाद कहा कि दिवाली से पहले तक सारी सड़कें ठीक करवा दी जाएंगी। फिर पूरी पार्टी और सारे विधायक सड़कों पर घूमने निकले तो उनकी हालत पस्त हो गई। इसीलिए अब केजरीवाल कहने लगे कि चुनाव के पहले तक सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा हो पाएगा उसमें भी संदेह है, क्योंकि अब तक आतिशी मरलेना की सरकार प्लान ही बना नहीं पा रही कि दिल्ली की बर्बाद हो चुकी 230 किलोमीटर की सड़क में से 89 पर नए सिरे से कारपेंटिंग होनी है, जिसमें से अब तक 79 के लिए टेंडर जारी किया गया है। बाकी का काम चल रहा है, मतलब कि मामला टेंडर की प्रक्रिया में है। काम शुरू होते होते दिवाली बीत जानी है। आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिया है कि चुनाव से पहले ही दिल्ली की सभी खराब सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर अब तक हुए कामकाज का ब्यौरा दिया तो ये भी बताया कि आगे किस तरह सरकार सड़कों को ठीक करने जा रही है। उन्होंने न्यू रोहतक रोड को दिल्ली की सबसे खराब सड़क बताते हुए इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने कहा कि न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलाई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो दिल्ली की सबसे खराब सड़क है। इसकी वजह यह है कि न्यू रोहतक रोड के पास बहुत सारी अवैध कॉलोनियां हैं। वहां की आबादी
बहुत बढ़ गई है। वहां से जो पानी निकलता है उसके लिए ड्रेन की क्षमता कम पड़ गई। इस बार मानसून में सामान्य से दोगुना बारिश हुई। उन्होंने कहा कि न्यू रोहतक रोड पर अब एक नया ड्रेन बनाया जाएगा। ये ड्रेन 2 पार्ट में होगा। एक हिस्सा नांगलाई मेट्रो स्टेशन से हिरनकूदना ड्रेन में जाएगा, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा हिरनकूदना ड्रेन में जाएगा। इसके लिए 183 करोड़ रुपए का आवंटन पीडब्ल्यूडी ने किया है। 4 सप्ताह में ड्रेन पर काम शुरू हो जाएगा। न्यू रोहतक रोड के गड्ढों को भरा जाएगा और पैच वर्क भी शुरू किया जा रहा है। न्यू रोहतक रोड को लेकर एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसको ठीक करा देंगे, पक्का ठीक करा देंगे। ये सड़क सिंबल बन गई है खराब सड़क का। इसको ठीक कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे चुनाव से पहले ठीक करा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को जेल में डालकर दिल्ली के कामकाज को रुकवा दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी करीब 10 साल से सरकार है। पहले 9 साल में हमने जनता को कोई तकलीफ नहीं आने दी, चाहे सड़क, बिजली या अस्पताल हो। जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है वैसी कहीं नहीं मिल रही है। हरियाणा में मेरे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। अगर मुझे पहले जेल से छोड़ दिया गया होता तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। जेल में मुझे टॉर्चर किया। मैं हरियाणा का बेटा हूं, टूट नहीं सकता। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैं तो सीएम का पद छोड़कर आया हूं। मैं राम हूं, उनकी तरह ही सत्ता का त्याग किया है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे हरियाणा में घूम घूम कर इसी अंदाज में चुनाव प्रचार किया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसी अंदाज में हरियाणा में घूमी। भगवंत मान ने पंजाब सरकार का पूरा अमला जमूला सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सेवा में लगा दिया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में नोटा से भी खोटा निकलेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर ऐसा अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि शराब घोटाले में पकड़े जाने के बाद उनकी छवि देश के भ्रष्टतम नेताओं की बन चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी नाटक नौटंकी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वो भरोसा तो हरियाणा में टूट गया और माना जा रहा है कि उनका बचा खुचा भ्रम भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में टूट जाएगा। मतदान के बाद हरियाणा में अब सभी को परिणाम का इंतजार है। राज्य के शीर्ष नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। उनके भाग्य का फैसला 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ सामने आएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट और अन्य सहित कई दलों के कई शीर्ष नेता मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी मुख्य दल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल की पार्टी जो दिल्ली और पंजाब पर सरकार चलाने के बाद हरियाणा में अपनी पकड़ बनाने की उम्मीद कर रही थी, राज्य में अपना खाता खोलने में भी विफल हो सकती है। एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल समेत इसके कुछ नेताओं की अनुपस्थिति के कारण इसका प्रचार अभियान बाधित रहा। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया को चुनाव से ठीक पहले जमानत मिल गई। वैसे 2019 में भी आप हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने के बाद पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। हरियाणा अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, वो यहीं से आते हैं और पार्टी को उम्मीद थी कि वो यहाँ अच्छा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की है, जबकि भाजपा को 32 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात टूट गई। आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़ी थी, कांग्रेस उसे इतनी सीटें देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार बात टूट ही गई। राज्य कांग्रेस के नेताओं को लगा कि गठबंधन से पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि राज्य में ज्यादातर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। राज्य के नेताओं को लगा था कि गठबंधन से भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 ऐसी सीटें हैं जहां के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 10 सीटें कांग्रेस के हाथों से फिसल जाती हैं तो हरियाणा में खेला हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों के बीच होड़ मच गई है। चुनाव के पहले से ही कुमारी शैलजा हुड्डा ने अपनी दावेदारी सामने रख दी थी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी खुलकर सामने आ गए हैं। उदय भान की दावेदारी तब ज्यादा मजबूती से की जाएगी जब ये तय हो जाएगा कि सीएम का पद हुड्डा को नहीं दिया जाएगा। इसके पहले तक उदय भान शांत ही रहेंगे। कहने को तो सुरजेवाला से लेकर कुमारी शैलजा यही कहते हैं कि सीएम का नाम आला कमान तय करेगा, लेकिन अंदर खाने सब अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान का
टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरह के तेवर कुमारी शैलजा ने दिखाए उससे साफ है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो न तो भूपेंद्र और ना ही दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर तैयार होंगी। सीएम बनने की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। अगर आलाकमान ने विधायकों की राय पूछी तो उसमें हुड्डा का ही नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि टिकट हुड्डा ही के इशारों पर बांटे गए थे। इसलिए जीतने वालों में सबसे ज्यादा विधायक उनके खेमे के ही होंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया और इसके अलावा 2005 से 2014 तक वो 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, राज्य में कांग्रेस ही की सरकार बनेगी। इसके अलावा ये पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इस सीएम की रेस में दूसरा नाम कुमारी शैलजा का है। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के अलावा वो गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि आलाकमान भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि अगर कुमारी शैलजा को सीएम नहीं बनाया गया तो फिर वो बगावत भी कर सकती हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद की रेस से अगर बाहर होते हैं तो वो बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे कर सकते हैं। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके लिए कांग्रेस की एक प्रक्रिया है। पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता बहुमत हासिल करना, सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर पार्टी आलाकमान के स्तर पर एक बैठक होती है जिसमें निर्वाचित विधायकों से सलाह ली जाती है और अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाता है। रणदीप सुरजेवाला सीएम पद के दावेदारों में हैं। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि सीएम नहीं बन सकता। अपने गृह क्षेत्र कैथल में अपना वोट डालने के बाद राज्यसभा सांसद और एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। हम सीएम चेहरे के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस प्रमुख और दलित नेता उदय भान भी सीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। दिल्ली में एआईसीसी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने राज्य में एक दलित चेहरे को आगे करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।